नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील या डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स जिसका यूज़ करते हैं हम लोग रिफाइनरीज में, पाइपिंग्स में या कॉलम्स या वेसल्स के मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस डिटेल में बात करते हैं। आज का ये जो वीडियो है, आप किसी भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, अगर आप रिफाइनरी या पेट्रोकेमिकल में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आउट ऑफ रिफाइनरी भी काम कर रहे हैं उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल और स्टील्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लशिंग में कहाँ पे हम फायर वाटर दे सकते हैं, कहाँ पे डीएम वाटर ही रिक्वायर्ड है। इसके लिए मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे स्ट्रेस रिलीविंग यानी एसआर की ज़रूरत होगी, किस टाइप का वेल्डिंग मटेरियल कहाँ पे यूज होगा, उसके लिए भी मटेरियल का अंडरस्टैंडिंग ज़रूरत है। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि कोरोजन का अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल के अंडरस्टैंडिंग दोनों लिंक्ड हैं। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। काफ़ी ब्रीफली समझाऊंगा और एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी रिफाइनरीज में जो मटेरियल यूज होते हैं। देखिए, रिफाइनरी में मोस्टली जो यूज़ होता है वो स्टील होता है, और स्टील जो है वो मोस्टली आयरन और कार्बन का एक एलॉय है, जिसमें कार्बन जो है मोस्टली 2% से कम होता है। 2% से ज़्यादा अगर कार्बन हो जाए तो उसको कास्ट आयरन बोलते हैं। तो स्टील उसी को बोलते हैं जिसमें कार्बन 2% से कम होगा, ठीक है। और और जो है इसमें अपार्ट फ्रॉम आयरन एंड कार्बन तो मस्ट है स्टील में, चाहे किसी भी टाइप का स्टील हो, उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट पर कार्बन तो रहेगा ही और आयरन तो प्रीडोमिनेंटली रहेगा ही। इसके अलावा कुछ मैग्नीज, फास्फोरस, सल्फर भी रहता है और डिफरेंट टाइप का एलिमेंट्स। इसके अलावा जिसमें मैग्नीज जो है जनरली अच्छा इफेक्ट देता है, और फास्फोरस और सल्फर की वजह से थोड़ा स्टील की क्वालिटी डिग्रेड होती है। एनीवे, अब जो ये स्टील है मोस्टली जो रिफाइनरी में यूज होता है वो 3 तरह के होते हैं। पहला जो स्टील है जिसको हम लोग कार्बन स्टील या सीएस पाइप भी बोलते हैं। अब ये जो सीएस जो होता है वो ऑब्वियसली कोई भी स्टील है उसमें आयरन और कार्बन तो होगा ही, बट बाकी सारे स्टील में आयरन कार्बन के अलावा और भी बहुत सारे एलोइंग एलिमेंट होते हैं, जबकि कार्बन स्टील में अदर एलोइंग एलिमेंट बहुत ट्रेसेस अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको कार्बन स्टील बोलते हैं। अब कार्बन स्टील जो है ना, ये देखिए देखने में ऐसा दिखता है। अब क्या है ना, रिफाइनरीज में मटेरियल्स को देख करके आप नहीं पहचान सकते कि कौन सा स्टील है। हाँ, कुछ स्टील्स को आप डिफ्रेंशिएट जरूर कर सकते हैं, कि बोल सकते हैं हाँ ये तो नहीं है। जैसे इसको देख करके हम बोल सकते हैं कि इसमें एक थोड़ा ब्राउनिश कलर है, तो ये स्टेनलेस स्टील नहीं हो सकता है, ठीक है। तो एनीवे, अब कार्बन स्टील भी ना 3 तरीके के होता है। 3 तरीके के, जिसमें लो कार्बन स्टील बोलते हैं, जिसमें कार्बन 0.3% से भी कम हो, ठीक है। दूसरा है मीडियम कार्बन स्टील, जिसमें 0.3% से 0.6% तक कार्बन रहता है, और उसमें थोड़ा मैग्नीज भी रहता है। मैग्नीज जो है 0.6 से 1.65% तक होता है। और हाई कार्बन स्टील उसको बोलते हैं जिसमें 0.6% से ज़्यादा कार्बन हो, और ऑब्वियसली 2% से तो कम ही होगा, क्योंकि कोई भी स्टील है जिसमें कार्बन होता है ऑलवेज 2% से कम ही होता है। अब क्या है कि जो भी ये डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन स्टील में डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज एराइज हो जाती हैं, क्योंकि जैसे जैसे कार्बन परसेंटेज बढ़ता है ना स्टील में, तो वैसे वैसे उसका स्ट्रेंथ बढ़ता है, उसका हार्डनेस बढ़ता है, बट एट द सेम टाइम वो ब्रिटल हो जाता है, वो जल्दी टूट सकता है, थोड़ा सा ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में क्रैक हो सकता है। जबकि कार्बन कम हो तो वो क्या होता है, स्ट्रेंथ तो कम हो जाता है, हार्डनेस कम हो जाता है, बट वो डक्टाइल हो जाता है। डक्टाइल होता है तो मतलब काफ़ी प्लास्टिक डिफॉर्म होने के बाद जाके क्रैक होगा। इसलिए लो कार्बन स्टील का वेल्डिंग आसान होता है, जबकि हाई कार्बन स्टील का वेल्डिंग आसान नहीं होता है। तो तो ये जो सारे जो प्रॉपर्टीज है ना, टफनेस, स्ट्रेंथ, हार्डनेस, इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। एनीवे, तो अब क्या है कि ये जो कार्बन स्टील है, कार्बन स्टील में भी जनरली लोग सोचते हैं कि कार्बन स्टील में स्ट्रेस रिलीविंग नहीं होता है, एसआर जनरली एलॉय स्टील में आता है, बट नहीं, एसआर कार्बन स्टील में भी आता है। और कार्बन स्टील में जो एसआर होता है वो मोस्टली जहाँ पे H2S कंटेनिंग प्रोसेस फ्लूइड है, जैसे अमीन का सर्विस हो, कॉस्टिक का सर्विस है, इस तरह के सर्विसेज में अगर सीएस पाइप भी है तो भी एसआर आता है। तो इस और इसके अलावा यहाँ पे ये भी लिखा है कि ऑल कार्बन स्टील पाइप्स आर फिटिंग विल हैव, जिसका थिकनेस ज़्यादा हो,
वॉल थिकनेस उसको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट जिसको एसआर भी बोलते हैं, उसमें ज़रूरत पड़ता है। एनीवे, अब दूसरा टाइप का स्टील है। अच्छा, ये कार्बन स्टील के जो है ना, रिफाइनरीज में सबसे ज़्यादा यूज होता है कार्बन स्टील, क्योंकि कार्बन स्टील जो है वो इनएक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है, इजीली फैब्रिकेट हो जाता है। और कार्बन स्टील जो है वो करीब करीब 200 डिग्री सेल्सियस तक और 10-12 केजी तक रेजिस्टेंस आसानी से दे देता है। लेकिन इससे ज़्यादा हाई टेम्परेचर और ज़्यादा हाई प्रेशर वाले सर्विसेज में कार्बन स्टील नहीं यूज हो पाता है। ठीक है, अगर सल्फाइड नहीं है एकदम, तो अप टू कार्बन स्टील अप टू 400 डिग्री सेल्सियस तक भी बताया गया है कि यूज होता है। अब देखिए क्या है कि जो स्टील है ना, कोई भी स्टील है, उसमें जो कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ना, वो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा स्टील जल्दी कोरोड नहीं होगा, कौन सा स्टील देरी से कोरोड होगा। वो इस पे डिपेंड करता है कि स्टील जब कोई भी स्टील जब कोरोड होता है ना, तो एक जो कोरोजन प्रोडक्ट बनता है ना, वो एक कोरोजन प्रोडक्ट स्टील के ऊपर एक लेयर बना लेता है। ठीक है, अब इसको पैसिव लेयर भी बोलते हैं। अब क्या है कि आयरन भी कोरोड होगा, तो आयरन जैसे आयरन ऑक्साइड बना, तो आयरन ऑक्साइड का एक पैसिव लेयर बन जाएगा। जैसे देखिए ये जो है ना, ये पैसिव लेयर है। ठीक है, तो अब ये क्या है ना कि अगर ये लेयर अच्छा बना और इस तरह से बना कि वो स्टील पे अच्छे से एडहेरेंट हो जाए, चिपक जाए और जल्दी टूटे नहीं, तो फिर स्टील फर्दर कोरोड नहीं होता है। ठीक है, ये एक तरह से नेचुरल पैसिवेशन हो गया। ठीक है, अब क्या है कि आयरन ऑक्साइड का जो लेयर बनता है ना, वो थोड़ा पोरस होता है और जल्दी टूट जाता है। लेकिन अगर स्टील में अगर क्रोमियम मिला दिया जाए ना, तो क्रोमियम ऑक्साइड जब क्रोमियम कोरोड होकर के क्रोमियम ऑक्साइड जो प्रोटेक्टिंग फिल्म बनाता है, मतलब वो चिपकता है ना स्टील के ऊपर, तो वो जो लेयर बनाता है ना, वो काफ़ी एडहेरेंट होता है और जल्दी टूटता नहीं, और टूटता भी है तो तुरंत रीबिल्ड हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसीलिए अगर स्टील में क्रोमियम मिला दिया जाए ना, तो उसका कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन ऑफ कोरोजन रेजिस्टेंस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अल्ट्रा थिन फिल्म ऑफ कोरोजन प्रोडक्ट। जो कोरोजन हुआ उसी का प्रोडक्ट बन करके उसके सरफेस पे अगर चिपक जाए, तो वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। और उसमें ये जो फिल्म बनाता है, जिस पैसिव फिल्म, उसमें क्रोमियम ऑक्साइड का फिल्म बहुत अच्छा होता है। इसीलिए अगर स्टील में क्रोमियम परसेंटेज बढ़ाता जाए ना, तो स्टील में कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। इसलिए कार्बन स्टील के बाद जो दूसरा टाइप ऑफ स्टील है, उसको एलॉय स्टील बोलते हैं, जिसमें कार्बन और आयरन के अलावा अदर एलॉइंग एलिमेंट भी होता है, जिसमें मोस्टली जो है वो तो क्रोमियम होता है। क्रोमियम के अलावा मोलिब्डेनम भी होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके परसेंटेज अमाउंट के आधार पर ना डिफरेंट टाइप ऑफ एलॉय स्टील होते हैं। जैसे अगर स्टील में 1% क्रोमियम मिलाया जाए और 0.5% मोलिब्डेनम मिलाया जाए, तो उसको P1 टाइप ऑफ पाइप बोलते हैं। अगर ये पाइप है और अगर ट्यूब है तो T1 टाइप ऑफ। अगर 1.25% ऑफ क्रोमियम मिलाया जाए और 0.5% मोली मिलाया जाए, तो उसको P11 बोलते हैं। 2.25% ऑफ क्रोमियम मिलाया जाए या 1% ऑफ मोली मिलाया जाए, तो उसको P22 बोला जाता है। उसी तरह 5% ऑफ क्रोमियम मिलाया जाए और 0.5% मोली, तो उसको P5 बोला जाता है। 9% ऑफ क्रोमियम, 1% मोली, उसको P9 बोला जाता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिशंस होते हैं और उसको क्रोमियम और मोलिब्डेनम परसेंटेज के आधार पर डिफरेंट नाम दिए गए हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी एलॉय स्टील का जब वेल्डिंग होता है ना, तो उसमें एक इंटरनल स्ट्रेसेस अराइजेज हो जाता है। इसलिए वेल्डिंग करने के बाद एक पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट बोलता है, जिसको स्ट्रेस रिलीविंग भी बोला जाता है और एसआर बोला जाता है। रिफाइनरीज या कभी भी मेंटेनेंस होता होगा तो आपने सुना होगा कि एलॉय स्टील में एसआर करने की ज़रूरत पड़ती है। और यह किसी भी टाइप का एलॉय स्टील है, हर एक में एसआर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि कार्बन स्टील में जनरली जो H2S कंटेनिंग सर्विसेज है, उस तरह के स्टील में ही, जैसे अमीन और कॉस्टिक सर्विसेज या और भी डिफरेंट जहाँ पे H2S है, वहाँ पे एसआर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि एलॉय स्टील कोई भी टाइप हो, उसमें एसआर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब जो एलॉय स्टील है ना, वो देखिए वो कैसा दिखता है। अब आप यहाँ से समझिए कि एलॉय स्टील भी तो देखिए ब्राउनिश कलर का ही दिख रहा है। तो इसका मतलब एलॉय स्टील और कार्बन स्टील है, आप उसको देख के पहचान ही नहीं सकते। उसके लिए एक पीएमआई करना पड़ता है, जो पाइपिंग मटेरियल को आइडेंटिफाई करता है। तो एक मशीन होता है जिसके थ्रू ये बताया जा सकता है कि कौन सा पाइप है। अब क्या है ना कि जो थर्ड टाइप ऑफ स्टील है, जिसको हम लोग स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील क्यों बोलते हैं कि अगर स्टील में अगर क्रोमियम का वेट परसेंट जो है ना, अगर 10 वेट परसेंट या मोर प्रेफरेबली 12 वेट परसेंट से ज़्यादा हो जाए ना, तो स्टील में एक ज़बरदस्त कोरोजन रेजिस्टेंस आ जाता है। और इसीलिए स्टील जल्दी कोरोड नहीं होता है, यानी स्टील में जल्दी स्टेन नहीं आता है, और इसलिए इसको स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। ठीक है, तो ये स्टेनलेस स्टील, और जो जिस रीजन मैंने बताया था कि एक पैसिव लेयर बना
बनाता है क्रोमियम, और वो फर्दर रेजिस्टेंस कोरोजन को रेजिस्ट करता है। तो इस तरह से ये स्टेनलेस स्टील बनता है। अब ये स्टेनलेस स्टील का क्या है ना कि स्टेनलेस स्टील भी ना उसका डिफरेंट डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, और उसके आधार पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेनलेस स्टील होते हैं। अब स्टेनलेस स्टील को जरूर हम लोग देख के पहचान सकते हैं कि स्टेनलेस स्टील है। ये जैसे देखिए इसमें एक अलग ही चमक होती है, ये एक सिल्वर कलर का तरह का चमक होता है, जबकि CS और AS ब्राउनिश कलर का होता है। एनीवे, तो ये स्टेनलेस स्टील भी ना 3 तरह के होते हैं: फेरेटिक स्टेनलेस स्टील, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील और मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनिटिक, फेरेटिक और मार्टिनिस्टिक। अब क्या है कि दो अलग अलग टाइप के स्टेनलेस स्टील का अलग अलग क्रिस्टल लैटिस है। जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है, ठीक है, जबकि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस है। तो अब देखिए कि जैसे अब इस तीनों टाइप को समझने के लिए ना एक बार ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम है, ये देखिए। जनरली जब स्टील मैन्युफैक्चरिंग होता है तो स्टील तो काफ़ी मोल्टन फेज में ये आयरन कार्बन, ये जो एलॉय होता है मोल्टन फेज पे हाई टेम्परेचर पे होता है, और जब आप उसको ठंडा करते जाते हैं ना तो डिफरेंट फेजेस क्रिएट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इस टेम्परेचर पे इस कंपोजिशन पे ऑस्टेनाइट फेज आएगा, फिर उसको नीचे और कर दो तो यहाँ पे आप देखो फेराइट प्लस सेमेंटाइट, ये अलग अलग टाइप के फेजेस आते हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग क्रिस्टल लैटिस बनते हैं। अब ये जो यहाँ पे एक चीज बस ध्यान देने की है कि ऑस्टेनाइट फेज ना है वो देखिए 908 डिग्री से नीचे वो रूम टेम्परेचर पे हो ही नहीं सकता, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फेराइट या सेमेंटाइट या अलग अलग फेजेस में। तो अगर ऑस्टेनाइट फेज को ना अगर रूम टेम्परेचर पे चाहना है ना तो क्या करते हैं कि हम लोग स्टील में, यानी स्टील में क्रोमियम तो हमको 12% से तो ज़्यादा चाहिए ही, तभी ये स्टेनलेस स्टील है। इसके अलावा फर्दर निकेल ऐड कर दिया जाता है। तो निकेल जो है ना ये एक तरह से ऑस्टेनाइट स्टेट का स्टेबलाइजर है। तो अगर निकेल का परसेंटेज मिला दिया जाए ना तो उस तरह का जो फेज बनेगा वो ऑस्टेनाइट फेज बनता है, और उसको ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील के बारे में क्या लिखा है कि इसमें 18% से ज़्यादा क्रोमियम होता है और 8% से ज़्यादा निकेल होता है और लेस देन 0.8% कार्बन। तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील ये है कि उसमें मिनिमम 18% क्रोमियम है, ठीक है, और 8% मिनिमम निकल चाहिए, नहीं तो ऑस्टेनाइट फेज रूम टेम्परेचर पर रहेगा ही नहीं। अब जो डिफरेंट टाइप के स्टेनलेस स्टील है ना, सभी तरह के स्टील में ये ऑस्टेनिटिक स्टील को पहचानने का एक तरीका है। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील ना नॉन मैग्नेटिक होता है, यानी चुंबक उस पर चिपकाएंगे ना तो मैग्नेट नहीं, माने वो पकड़ेगा नहीं। जबकि अदर टाइप के स्टील है यानी CS, AS, इवन अदर स्टेनलेस स्टील जैसे फेरेटिक स्टेनलेस स्टील या मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील है, उसमें चुंबक पकड़ लेता है। तो ये एक पहचानने का तरीका है। तो अब जनरली रिफाइनरीज में जैसे SS316, SS304, SS317 इस तरह के जो स्टील है ना, इसको ऑस्टेनिटिक, ये सभी ऑस्टेनिटिक स्टील है, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर होता है ना, जो 300 सीरीज नोमेनक्लेचर दिया गया है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का। हालांकि निकेल की जगह अगर हम ये नाइट्रोजन यूज करें या मोलिब्डेनम यूज करके, ये मैग्नीज यूज करके अगर इसको रूम टेम्परेचर पे स्टेबल करते हैं तो उसको 200 सीरीज का ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस बोला जाता है। रिफाइनरी में जनरली मैंने देखा नहीं, इसलिए इसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरा टाइप का स्टेनलेस स्टील जो यूज होता है रिफाइनरीज में उसको फेरेटिक टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील बोलता है। और फेरेटिक टाइप ऑफ स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम जो होता है 12 से 17% होता है। मैंने बोला मिनिमम रिक्वायरमेंट स्टेनलेस स्टील के लिए 12% है, यानी कहीं कहीं 10% लिखा है, तो 10% से 12% मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो ये मिनिमम परसेंटेज में ही क्रोमियम रहता है 12 से 17% तक। और इसके अलावा इसमें कार्बन जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा बहुत अदर एलोइंग एलिमेंट भी हो सकता है। अब इसमें क्या है कि ये मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील है, यानी इसमें चुंबक से चिपकेगा, और इसके अलावा ये हीट ट्रीटमेंट इसमें नहीं हो सकता। ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में भी हीट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। हीट ट्रीटमेंट मतलब टेम्परेचर बढ़ा घटा करके और अलग सोकिंग टाइम से, यानी एनलिंग, इस तरह के प्रोसीजर से इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ज़्यादा चेंज नहीं किया जा सकते। रिफाइनरीज में जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील यूज होता है वो जनरली SS405, 409, 430 इस तरह के मटेरियल होते हैं। मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील और फेरेटिक में ज़्यादा फर्क नहीं है, बस यही है कि इसमें कार्बन थोड़ा ज़्यादा होता है, अप टू 1.2%, और इसलिए इसका हीट ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ये भी मैग्नेटिक होता है बट ये हीट ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है। SS410, SS416, 420 इस टाइप के मटेरियल हैं ये मार्टिनिस्टिक स्टेनलेस स्टील। अब ये अलग अलग टाइप के स्टेनलेस स्टील हैं, फेरेटिक टाइप या ऑस्टेनिटिक टाइप का, तो उसका इस्तेमाल भी होता है रिफाइनरी में। और क्यों इस्तेमाल होता है? क्योंकि दोनों का प्रॉपर्टीज अलग होता है।
ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमियम का वेट परसेंट 18% से भी ज़्यादा है। इसके अलावा ये डक्टाइल होता है और टफनेस भी हाई होता है। मैंने ऑलरेडी कार्बन स्टील के बारे में जब बताया था, दिखाया था कि जब डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा होता है तो उसका वेल्डिंग ईजी हो जाता है और इसलिए इसका फैब्रिकेशन भी ईजी हो जाता है। हालांकि जो ज़्यादा डक्टाइल होता है जनरली वो हार्ड नहीं होता है, उसका स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो और जिसका स्ट्रेंथ और हार्डनेस ज़्यादा होगा वो जल्दी वेल्ड नहीं हो पाता है। तो ये दो वाइस वर्सा प्रॉपर्टीज चलती रहती हैं। तो ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का खासियत क्या हो गया कि हाई कोरोजन रेजिस्टेंस है और साथ में ये डक्टाइल भी है। इसके अलावा इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग होता है। जनरली क्लोराइड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग होता है। तो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग जो है ना, का मतलब क्या है कि क्लोराइड वोल्राइड के प्रेजेंस में अगर आ गया ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील तो ये सडन आसानी से क्रैक हो सकता है। ठीक है, ये इसमें दिक्कत आती है। इसके अलावा साइक्लिक ऑक्सीडेशन का भी में लेस रेजिस्टेंस है। अब इसीलिए आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि एसएस के पाइप में फायर वाटर मत डालिए, क्योंकि फायर वाटर में क्लोराइड होता है और क्लोराइड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग करता है। लेकिन ये सिर्फ जनरली ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में होता है। फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में क्या होता है कि फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जनरली स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग रेजिस्टेंस रहता है, वो जनरली क्लोराइड से स्ट्रेस कोरोजन उसमें नहीं होता। लेकिन रिफाइनरी में आप देख के तो पहचान नहीं पाओगे कि कौन सा ऑस्टेनिटिक है कौन सा फेरेटिक है। इसलिए बोला जाता है कि किसी भी टाइप के स्टेनलेस स्टील में फायर वाटर नहीं डालना चाहिए। इसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ ज़्यादा है कंपेयर टू ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील। और ये तो क्लियरली है कि अगर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, हार्डनेस ज़्यादा है, तो उसकी डक्टिलिटी कम हो जाती है जनरली, और इसीलिए उसका वेल्डेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसलिए इसमें देखा आसानी से इसका वेल्डिंग नहीं होता, इसका अलग एक प्रोसीजर होता है, लो टफनेस और डक्टिलिटी हो जाता है, और स्ट्रेंथ भी कम है, हालांकि ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा है। तो आप देखिए दोनों टाइप के स्टेनलेस स्टील में ना कुछ एक फ़ायदा है, कुछ एक नुकसान है। जैसे क्लोराइड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग और पिटिंग का प्रॉब्लम है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील में, जबकि फेरेटिक में वैसा नहीं है। जबकि इसका कोरोजन रेजिस्टेंस जो है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का ज़्यादा है। तो अगर दोनों का एडवांटेजेस को अगर मिला दिया जाए, सोचिए कि ऐसा एक स्टील बनाया जाए जिसमें ऑस्टेनिटिक का भी एडवांटेज हो और फेरेटिक का एडवांटेजेस हो, तो उसमें कितनी बढ़िया बात हो जाएगी। और ये लोगों ने किया भी है। और इस टाइप के स्टील को डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील बोला जाता है। डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील क्या होता है ना कि दो फेज होता है जो करीब करीब 50-50% में, जिसमें ऑस्टेनाइट फेज भी होता है और फेराइट फेज भी होता है। और इसकी वजह से इसमें कोरोजन रेजिस्टेंस तो अच्छा होता ही है, बट साथ में साथ क्लोराइड स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग और क्लोराइड पिटिंग कोरोजन भी इसमें नहीं होता है। ठीक है, इसका स्ट्रेंथ भी हायर होता है, ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील से ज़्यादा होता है। तो इस तरह के जो है स्टील को डुप्लेक्स स्टील बोलते हैं। कई कई हीट एक्सचेंजर्स में देखिएगा जो ट्यूब का जो मटेरियल है वो डुप्लेक्स टाइप ऑफ मटेरियल होता है। इसमें जो परसेंटेज होता है का क्रोमियम का परसेंटेज वो 20 से 28% तक होता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्रोमियम के अलावा इसमें मोलिब्डेनम भी रहता है, हायर अमाउंट में अप टू 5% में रहता है। और इस तरह के डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील को ना कोई नेमिंग से नहीं रहता कि 300 सीरीज, 200 सीरीज, 400, ऐसा कुछ नंबरिंग इसका दिया नहीं गया है। सीधा रिफाइनरी में इसको डुप्लेक्स स्टील ही बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ हाई रेजिस्टेंस एलॉय भी रिफाइनरी में यूज होते हैं, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे यूज होते हैं। इस तरह के हाई रेजिस्टेंस को हीट रेजिस्टेंस एलॉय भी बोला जाता है। जैसे HK, HT अलग अलग होता है, जिसमें अलग अलग परसेंटेज ऑफ क्रोमियम और निकेल होते हैं। ठीक है, रिफाइनरी में अ, रिफाइनरी में आयरन कार्बन स्टील के अलावा अच्छा ये देखिए अलग अलग जो एसएस होता है ना, SS 304, 309, 16, ये देखिए अलग अलग कंपोजिशंस है, और उसको आप एक बार देख सकते हैं क्विकली। रिफाइनरीज में स्टील के अलावा अलग टाइप के मटेरियल भी यूज होते हैं, जैसे कि निकेल अलॉय भी यूज होता है। निकेल अलॉय का खास बात क्या है कि निकेल अलॉय कोरोजन रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड करता ही है जैसे स्टेनलेस स्टील के साथ में, और साथ में इसमें स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग का जो प्रॉब्लम होता है ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील का, वो इसमें नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि अगर सल्फर बियरिंग गैसेज है तो वहाँ पे निकेल अलॉय नहीं चलता है। अब निकेल अलॉय जो रिफाइनरीज में यूज होता है वो होता है इनकोनेल, उसमें आयरन बहुत कम होता है, बहुत कम, तभी तो इसको निकेल अलॉय बोला जा रहा है। आयरन लेस देन 10% होता है, और मोस्टली इसमें निकेल और क्रोमियम रहता है। हेस्टा अलॉय होता है निकेल क्रोमियम के अलावा उसमें मोलिब्डेनम भी होता है। और मोनेल एक मटेरियल है जिसमें सिर्फ निकेल और कॉपर है, जिसमें निकेल अप टू 67% होता है। तो ये अलग अलग टाइप के मटेरियल है, वो यूज भी होते हैं रिफाइनरीज में।
इसके अलावा कॉपर बेस्ड एलॉय भी यूज होता है रिफाइनरी में, और कॉपर बेस्ड में मोस्टली जो यूज होता है उसको एडमिरेटली ब्रास बोलते हैं, जिसमें कॉपर 70 से 73% होता है। इसके अलावा टीन भी होता है उसमें, और जिंक भी होता है। ठीक है। इसके अलावा क्यूप्रो निकल करके एक मटेरियल होता है, क्यूप्रो निकल भी कॉपर और निकल का एलॉय है। अब ध्यान दीजिएगा, मोनेल भी कॉपर और निकल का एलॉय है, बट मोनेल में मोस्टली निकल होता है, जबकि क्यूप्रो निकल में मोस्टली कॉपर होता है। कॉपर बेस्ड एलॉय का खास बात यह है कि इसका स्ट्रेंथ जो है ना स्टील से कम होता है, और इसके अलावा ये महंगा भी होता है। तो इसलिए ये इसको प्रिफरेबली ना ये सिर्फ लोअर टेम्परेचर एप्लीकेशन में ही यूज होता है, जनरली कूलर और कंडेंसर में। ठीक है, ब्रास के मटेरियल यूज होते हैं, क्योंकि ब्रास का कोरोजन रेजिस्टेंस ना कूलिंग वाटर के प्रेजेंस में बहुत अच्छा है। ब्रास हैव एक्सीलेंट कोरोजन रेजिस्टेंस टू कूलिंग वाटर एंड आल्सो हैव एक्सीलेंट हीट प्रॉपर्टीज। ठीक है, लेकिन ब्रास में एक प्रॉब्लम है, अमोनिया के प्रेजेंस में ये भी क्रैक हो जाता है, इसलिए ब्रास को वहाँ यूज नहीं करते हैं जहाँ अमोनिया डोजिंग होता है। ठीक है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप के जो कॉपर एलॉयज हैं उसका कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियोज आपको पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस किया था। वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।